नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बहुत रहा इस अकेडमी में। दोस्तों आज का डेट है 12 जुलाई 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स के हमारे आज के सोर्सेज अगेन असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज होने वाले हैं। पीडीएफ लिंक इस पूरे पीडीएफ का नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप कृपया करके वहां से डाउनलोड तो ज़रूर से कर ही लीजिएगा, मगर अगर आपको बहुत रहा इस अकेडमी में एडमिशन्स लेना है तो आप इन नंबर्स पे भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट www.bhadrasacademy.in में भी लॉग इन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं। असम ट्रिब्यून से लिया जा रहा है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड। अगर आप एडिटोरियल पेज में वो एडिटोरियल देखिएगा बड़ा वाला, उसमें बोला गया है यहाँ पर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड। ना पहली बात तो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता क्या क्या है, देखो नाम से पता चल रहा है, ध्यान देखना। फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब जंगल से प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, पहली बात तो। और यह नॉन टिम्बर मतलब ये टिम्बर नहीं है, जैसे मेडिसिनल प्लांट्स, राइट, वाइल्ड एडिबल प्लांट्स, फ्यूल वुड, है ना, जो बड़े बड़े लॉग का मैं बात नहीं कर रहा हूं। टिम्बर मतलब समझ रहे हो, जैसे ये इस टाइप के नहीं होते हैं बड़े बड़े लॉग, है ना, वो होते हैं टिम्बर, राइट, है ना। अब इनकी बात नहीं बोली जा रही है। आप फ्यूल वुड की अगर बात करें, ये सब पतले पतले टहनी होते हैं, है ना। जैसे अगर ये सोचो एक बहुत बड़ा ट्री है ना, तो इस ट्री के पतले पतले टहनी नहीं होते हैं यार, वो सब वो हुए फ्यूल वुड, राइट। फोडर और फॉरेज, हाउस बिल्डिंग एंड थैचिंग मटेरियल, स्पाइसेस, रेजन, लैटेक्स, रबर, फाइबर, कलरिंग मटेरियल्स, तो ये सब कुछ क्या हो गया, नॉन टिम्बर इन नेचर है क्या, नहीं है ना। और उसी के फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में आज के आर्टिकल में चर्चा किया गया था, जहां पर कुछ कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं आपको नॉर्थ ईस्ट के रिलेटेड। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया अगर देख लीजिएगा, अनडाउटेडली ये एक बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट रीजन है, जिसमें 88%, मैं नॉर्थ ईस्ट का बात कर रहा हूं, आसाम का नहीं बात कर रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट में अगर देख लीजिएगा 88% जो है वो रूरल पॉपुलेशन है, जो कि प्रैक्टिस क्या करती है, फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, जिसमें 54% ऑफ द टोटल एरिया जो है ये फॉरेस्ट कवर में है ओवरऑल। बट वहीं पर अगर आसाम में देखें तो ये सबसे कम है ओवरऑल जितने नॉर्थ ईस्ट रीजन है, सिर्फ और सिर्फ 33.44% है। बट अभी भी अगर देख लीजिएगा आसाम का नेशनल एवरेज से ज्यादा है। नेशनल एवरेज क्या है, अराउंड 23 पॉइंट समथिंग परसेंट है, राइट, उससे तो ज्यादा है। बट हाँ, ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट में लेकिन आसाम का भी कम है। सिक्किम का देख लीजिएगा सबसे ज्यादा है 81.4%। और ये जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, यील्डिंग स्पीशीज, डिफरेंट यील्डिंग स्पीशीज आर देयर, जैसे ड्रग यील्डिंग प्लांट्स इसी में होते हैं, राइट, एरोमेटिक प्लांट्स, वेरियस स्पीशीज जो है हम लोग इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। इनफैक्ट इनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल भी है इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे ट्राइबल कम्युनिटी की अगर बात करें तो दे लास्टली डिपेंड ऑन नॉन टिम्बर प्रोड्यूस फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन पर्पसेस। पुअर एंड अनएम्प्लॉयड पीपल जो है ये कलेक्ट करते हैं और सेल करते हैं नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जिससे उनकी जो लाइवलीहुड वो चल सके, राइट। तो देखो ओवरऑल डिपेंडेंसी अगर देखोगे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर बहुत ज्यादा है, बट कुछ कुछ यहां पर चैलेंजेस जरूर है। उन चैलेंजेस को हमें देखना पड़ेगा। जैसे हमें देखने को मिल रहा है दैट फॉरेस्ट एरियाज जो है ना, उनको फ्रैगमेंट किए जा रहे हैं, उनको सेगमेंटेशंस किए जा रहे हैं, जिसके कारण ओवरऑल सोचो ये फॉरेस्ट रीजन है, राइट, है ना। अब आप अगर इसको तोड़ के फ्रैगमेंट कर दे रहे हो, राइट, तो ऑफ कोर्स नीचे से कुछ तो या तो रोड्स गुजार रहे होंगे या फिर कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही होंगी, राइट। इससे क्या होगा दैट प्रॉब्लम जो है ना, दैट ये फॉरेस्ट रीजन तो एज ए होल बर्बाद हो जा रहा है ना, इसमें एक ब्रेक सा आ जा रहा है, राइट। तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी बहुत हद तक घट भी जाती है, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। देयर इज डिस्टर्बेंसेस इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऑफ कोर्स दीज आर द पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, राइट, जहां पर ह्यूमन हैबिटेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के कारण जो है ये फॉरेस्ट को काट दिया जा रहा है और इस टाइप के एक्टिविटीज उसमें डोमिनेट किए जा रहे हैं, समझ रहे हो। अब अगर ये सब होगा तो आप बताइए फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या रहेगा वहां पर, हाँ नहीं ना। तो ये प्रॉब्लम यहां पे देखने को मिल रहा है। तो सवाल होता है दैट क्या हमें करना चाहिए। देखो एक तो बात है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और एडेप्टिव रिसर्च सेक्टर में, जो क्या विदेशों में हमें देखने को मिलता है, उन सब सेक्टर में हमें काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें लोकल लोगों के साथ काम करना चाहिए कोलैबोरेटिव प्रोग्राम के तहत, जिसके तहत उन्हें इसका महत्व समझाना चाहिए। तो देखो भाई फॉरेस्ट अगर काट दोगे तो आप क्या उसके नुकसान है, आपकी जो लाइवलीहुड है वो कैसे इंपैक्ट होंगी, राइट। क्रिएट करना पड़ेगा हमें अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट अमंग द पीपल एंड यंगर जनरेशन, जिससे कंजर्व और प्रॉपरली किया जा सके ये नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को। नेक्स्ट,
एक हेल्थ केयर ऐप के रिलेटेड असम ट्रिब्यून में वैसे न्यूज आया था, एंड मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट आई वुड से, राइट, बट यू नेवर नो, कभी भी आ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ज़मीदी ये एक हेल्थ केयर एप्लीकेशन है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में आप इसको इंपॉर्टेंट बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि देखो ये हेल्थ केयर ऐप बोला जा रहा है दैट आने वाले समय में ये एप्लीकेशन अगर आप खोलोगे ना, अगर आपको देखना है दैट हाँ आपके घर के सामने कौन सा हॉस्पिटल है, राइट, तो ये प्रॉपर आप हर एक हॉस्पिटल को डिस्कवर कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट मैनर में, सारे डिटेल्स जो है इसमें दिए हुए रहेंगे विद डिटेल्ड प्राइसिंग, जिसमें आपको पता लग सकता है जैसे एक हॉस्पिटल है, दूसरा हॉस्पिटल है, तीसरा हॉस्पिटल है, तो आप देख सकते हो दैट इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का जो पैसा है वो किस में ज्यादा है, किस में कम है, राइट। तो इससे फायदा क्या होगा दैट आपको हाथों के उंगलियों में सब कुछ पता रहेगा, है ना, कभी भी अगर कुछ भी हो गया, जैसे बर्निंग हो गया, राइट, तो आप किस वाले हॉस्पिटल में जाओगे जिससे जल्दी से आपके पास ऐप रहेगा, आप 2 मिनट में प्रॉब्लम आप सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो क्या आप अपने दोस्तों को फोन करोगे, रिलेटिव्स को फोन करोगे, सर बताइए ये वाला हुआ है, किस वाला हॉस्पिटल में जाओ, क्यों भाई, क्यों टेंशन लेना है, इस एक ऐप के थ्रू ही सब कुछ अगर हो जाए तो, राइट। तो अगेन ये ऐप आसाम में लॉन्च किया गया, इसीलिए ये न्यूज में था, आने वाले समय में देखिए इस पे अगर कुछ अगर अपडेट आएंगी तो ऑफ कोर्स विल लेट यू नो फॉर श्योर, राइट। नेक्स्ट हिंदू में दोस्तों जोनल काउंसिल के बारे में न्यूज था, एक्चुअली जोनल नॉर्थर्न जोनल काउंसिल को रिसेंटली हेल्प किया गया था, तो इसी के रिलेटेड GS2 के इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। जोनल काउंसिल है क्या, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। एक्ट डिवाइड करता है कंट्री को इनटू 5 जोन, एक है नदर्न जोन, सेंट्रल जोन, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, सदर्न जोन और यहां पे नॉर्थ ईस्टर्न जोन भी, राइट। तो उसको बाद में बेसिकली इंक्लूड किया गया है, ठीक है, वो आपको जानना पड़ेगा। एनीवेज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसमें चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं, मेंबर होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं। मेन जो चीज आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा भी ना, देखिए आप तो वैसे सब कुछ पढ़ लीजिए, बट ये वाला ध्यान रखिएगा, चेयरमैन जो है इसका यूनियन होम मिनिस्टर होता है, इसका चेयरमैन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। फंक्शंस क्या है, कोई भी मैटर कॉमन इंटरेस्ट का, है ना, वो इकोनॉमिक मैटर में हो या सोशल एक्टिविटीज में हो, वो सब कुछ यहाँ पे डील की जाती है। एनी मैटर कंसर्निंग बॉर्डर डिस्प्यूट, जो क्या इन रीजन्स में है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज या फिर इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड, वो सब इसमें बात की जाती है। कोई भी मैटर कनेक्टेड विद और अराइजिंग आउट ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो सब कुछ मैटर जो है यहाँ पे डिस्कस की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों सिंगलीला नेशनल पार्क के रिलेटेड है, या फिर आप बोल सकते हैं रेड पांडास के इंट्रोडक्शन के रिलेटेड है, क्योंकि रेड पांडास अराउंड 20 रेड पांडास को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इन सिंगलीला नेशनल पार्क, राइट, और आने वाले 5 साल में। GS3 के कंजर्वेशन वाले टॉपिक से आप इसको आराम से रिलेट कर सकते हैं। सिंगलीला नेशनल पार्क ये वेस्ट बंगाल में है और ये पहला अटेम्प्ट है टू रीवाइल्ड द इंडेंजर्ड मैमल्स इन इंडिया। नाउ द नंबर अगर देख लीजिएगा रेड पैंडास का, ये वो डिक्लाइन कर रही है इन द वाइल्ड इवन इन सिंगलीला एज वेल एज न्यूरा वैली नेशनल पार्क, जो क्या वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो इनको अगर फिर से हमें रिवाइव करना है तो फिर से रीइंट्रोडक्शन करने की जरूरत है। अगर IUCN के रेड डेटा लिस्ट में देख लीजिएगा, है ना, तो इट कम्स अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 और ये IUCN रेड डेटा लिस्ट में इंडेंजर्ड स्पीशीज में भी है, राइट। अब रेड पांडास ये बहुत ज्यादा शाई होते हैं, राइट, आर्बोरियल एनिमल स्पीशीज होते हैं, सोलिटरी एनिमल स्पीशीज होते हैं, राइट, और कहीं ना कहीं ये कोई भी रीजन में अगर पाए जाते हैं तो उसका इकोलॉजी ऐसा माना जाता है दैट हाँ उसका इकोलॉजी शायद बढ़िया है, तो उसको हम लोग इंडिकेटर स्पीशीज भी बोल सकते हैं, राइट। एंड दे आर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्पीशीज इन टर्म्स ऑफ देयर इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल कंजर्वेशन एज वेल। रेड पांडा सर्वाइवल काफी ज्यादा क्रूशियल है इन ईस्टर्न एज वेल एज नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज, राइट, क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ के ओवरऑल इकोलॉजी में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनफैक्ट यही नहीं, सिक्किम की अगर नेशनल स्टेट एनिमल देख लोगे तो वो सिक्किम की स्टेट एनिमल यही है रेड पांडा, राइट। प्रोटेक्शन मेजर्स की अगर बात करें तो ट्रांसबाउंड्री लॉ इन्फोर्समेंट कॉर्पोरेशन थ्रू द यूज ऑफ मल्टी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म जैसे सावन जाते साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क, इससे भी इसको इंक्लूड किया गया, जिससे आने वाले समय में इसकी कंजर्वेशन एक्टिविटीज को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। नेक्स्ट दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज लिया गया रिगार्डिंग SDG रिपोर्ट 2022 जो कि रिलीज किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस, राइट। तो न्यूज में यही था दैट रीसेंट यूनाइटेड नेशंस SDG इंडेक्स सेज
दैट ऑल द 17 एसडीजी गोल्स, जितने भी सारे 17 के 17 एसडीजी जो गोल्स है ना, ये सारे के सारे गोल्स की मैं बात कर रहा हूं, राइट। अब बोला गया दैट ये कहीं ना कहीं जियो पार्टी में फंस गया है। क्यों? क्योंकि अभी देखने को मिल रहा है क्लाइमेट क्राइसिस तो एक है ही, कोविड-19 का पैंडेमिक तो खत्म नहीं हुआ, बट कॉन्फ्लिक्ट जो रशिया यूक्रेन के बीच में देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण कहा जा रहा है दैट ये 17 जो एसडीजी गोल वैसे तो दुनिया ने बोल दिया है बट अचीव नहीं किया जा सकता, राइट। एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। 2022 का एसडीजी इंडेक्स टॉप किया गया भाई 3 नॉर्डिक नेशंस। 3 नॉर्डिक नेशंस कौन कौन है? एक है नॉर्वे, एक है स्वीडन, एक है फिनलैंड, राइट। और टॉप जो 10 कंट्रीज है ना, उसमें भी सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज ही हैं। इनफैक्ट इंडिया का अगर रैंक देखोगे बहुत पीछे है, 121, बहुत ज्यादा पीछे, राइट। नाउ की हाईलाइट अगर इस पूरे रिपोर्ट का देखोगे, बोला गया नो इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, दैट इज अगर परफॉर्मेंस देख लो जाएगा एसडीजी 1 दैट इज नो पॉवर्टी से एसडीजी 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, कहीं ना कहीं प्री पैंडेमिक लेवल से भी काफी ज्यादा नीचे है इन द रीजन्स ऑफ लो इनकम कंट्रीज एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है दैट क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी सेक्टर में काफी ज्यादा स्लो प्रोग्रेस है, राइट। इनफैक्ट प्रोग्रेस अगर क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी गोल्स में देख लीजिएगा रिच कंट्रीज में, वो तो बहुत ही ज्यादा कम है, राइट। राइज इन ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैस एमिशन बोल रहा है दैट देयर आर सेट टू राइज बाई 14% ओवर द डिकेड, राइट। इनफैक्ट पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के थ्रू तो हम लोगों ने बोला था ना दैट आने वाले समय में इसको घटा देंगे, बट वो तो अभी भी देखा नहीं जा रहा है। पैंडेमिक को बहुत बड़ा थ्रेट यहाँ पे बोला गया है, राइट, दैट पैंडेमिक इटसेल्फ हैज इमर्ज आउट वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ सेवरल एसडीजीज, है ना, जहां पर एक्सेस डेथ्स हमें देखने को मिला है, राइट, नोवेल कोरोना वायरस के कारण। हेल्थ इमरजेंसी, इकोनॉमिक शॉक्स ड्यू टू द वर्ल्ड वाइड हेल्थ इमरजेंसी ने पुश किया अराउंड 93 मिलियन लोगों को इन द पॉवर्टी लाइन। अब बताओ हमारा एंड क्या था? दैट पॉवर्टी को एंड करना है, तो क्या इससे एंड किया जा सकता है? नो, राइट। इनफैक्ट इम्यूनाइजेशन की भी अगर बात करें दुनिया भर में, बोला गया है इट हैज ड्रॉप फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डिकेड इवन एज द डेथ फ्रॉम मलेरिया एंड टीवी हैव राइजन। मलेरिया टीवी से जो डेथ है वो तो राइज किया है, बट यहीं पे इम्यूनाइजेशन से अगर देख लीजिएगा यहां से लेकिन कहीं ना कहीं डेथ घटा है, राइट, मतलब ड्रॉप हुआ है, राइट। तो इम्यूनाइजेशन का, ठीक है। तो ये सब चीज है। इंडिया का अगर देख लोगे परफॉर्मेंस, तो इंडिया का प्रिपेयर्डनेस इन एसडीजी हैज वर्सनड ओवर द इयर्स अनडाउटेडली। कुछ चैलेंजेस यहाँ पे बोले गए हैं, जैसे एसडीजी 8 का चैलेंज दैट इज इंश्योरिंग डिसेंट वर्क, है ना, क्योंकि एक तो बहुत लोगों को वर्क ही नहीं मिल रहा है, पहली बात तो, राइट। ऊपर से आप देखोगे अग्निपथ स्कीम के आने के बाद कितना ज्यादा रिवॉल्ट हुआ, तो इस टाइप से चीजें कहीं ना कहीं डिसकंटेंट तो है, राइट। इंडियाज परफॉर्मेंस ऑन क्लाइमेट एक्शंस की अगर देख लीजिएगा एसडीजी 13, इट हैज स्लिप्ड फ्रॉम 2019-2020। प्रोग्रेस मेड ऑन गोल्स सच एज एसडीजी 2, एसडीजी 3, एसडीजी 6, तो ये भी लेकिन काफी ज्यादा डिसमल है, ऐसा बोला जा रहा है, राइट। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिलीज किया एक नया ड्राफ्ट ड्रग मेडिकल डिवाइस एंड कॉस्मेटिक बिल 2022, है ना, जिसमें सेपरेटली डिफाइन किया गया मेडिकल डिवाइसेस को, राइट। एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेक्टर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नाउ कहा जा रहा है इस ड्राफ्ट बिल में क्या क्या है। पहले तो इस ड्राफ्ट बिल को निकाला गया और इससे सजेशंस मांगी गई है वेरियस स्टेक होल्डर्स से, राइट। इस ड्राफ्ट बिल में क्या बोला गया है? एक बोला गया सेपरेट एक्सपर्ट ग्रुप को बैठाने की कोशिश की गई है, विच हैज अ प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेपरेट एक्सपर्ट ग्रुप फॉर मेडिकल डिवाइसेस। सेंट्रल और स्टेट टेस्टिंग लेबोरेटरीज के बारे में सेटअप करने की बात बोली जा गई है इन द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग लेबोरेटरीज ऑन द लाइन्स ऑफ द नेटवर्क ऑफ ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज। मतलब जैसे सेंट्रल स्टेट में ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज होते हैं ना, वैसे ही मेडिकल डिवाइसेस को भी टेस्टिंग लेबोरेटरीज की बात की जा रही है। रूल्स ऑफ ऑनलाइन फार्मेसी, बोला जा रहा है द ड्राफ्ट बिल ऑल्सो सजेस्ट दैट the central government formulate rules for regulating online pharmacies. Separate definition for medical devices. Draft bill has a separate definition for medical devices that brings under its ambit diagnostic equipments जैसे सॉफ्टवेयर, implants, right, जैसे आप ले लीजिएगा स्टेंट इम्प्लांट, वो भी आता है इसमें, right, devices of assistance with disabilities, है ना, ये सब कुछ आता है। प्रीवियस 1940 एक्ट अगर देख लीजिएगा वो रेगुलेट करता था मेडिकल डिवाइसेस एज वन ऑफ द 4 कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स, बट अभी जो लाया जा रहा है ड्राफ्ट बिल, इसके तहत इसको एक सेपरेट कैटेगरी ही दे दिया गया है, राइट। मेडिकल डिवाइसेस टेक्निकली एडवाइजरी बोर्ड कहा जा रहा है, इट मेक प्रोविजंस फॉर द क्रिएशन ऑफ अ मेडिकल डिवाइसेस टेक्निकली एडवाइजरी बोर्ड ऑन द लाइन ऑफ जैसे ड्रग टेक्निकली एडवाइजरी बोर्ड है ना, वैसे ही, राइट। नाउ इस बोर्ड में इंक्लूड किया जाएगा मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड ऑल्सो द पीपल्स विद टेक्निकल नॉलेज फॉर द डिवाइसेस।
challenges. Other than officials from health ministry, the board will also include people from various arenas जैसे Department of Atomic Energy, Department of Science and Technology, Ministry of Electronics, DRDO, right? Experts in the fields of biomedical technology, biomaterials and polymer technology. ये सब regions में से भी experts को include किए जाएंगे. Now, जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स की भी बीच में बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक्ट कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स ओवरऑल इन इंडिया, राइट. इनफैक्ट इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका एक्ट का, दैट इज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940 का यही है, दैट टू इंश्योर दैट द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स आर सोल्ड इन इंडिया आर सेफ, इफेक्टिव एंड दे कंफर्म टू द स्टेट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एज वेल. इनफैक्ट नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्लाउड बर्स्ट के रिलेटेड दोस्तों, राइट. सडनली कहा जा रहा है हाई लोकलाइज्ड रेन्स हमें अमरनाथ जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है, जिसके कारण वहां पे बहुत ही तेज फ्लडिंग हुआ है. ना सवाल होता है क्लाउड बर्स्ट ये होता क्या है. इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज लिया गया है, GS1 के इस टॉपिक से आप इसे रिलेट कर सकते हैं. देखो क्लाउड बर्स्ट, देखो ये देख पा रहे हो पिक्चर, ये देख रहे हो, इधर पहाड़ है, इधर बादल है ना, और बादल का देखो वैसे बादल यहां पर भी है, बट बारिश आप देख रहे हो ये वाले पोर्शन में है, मेनली गिर रहा है. और सोचो एक ही पोर्शन में अगर सारा बादल गिर जाए ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट. दैट इज एक ही, जैसे बर्स्ट, जैसे बम बर्स्ट का एक ही रीजन में ना करता है, बट आवाज तो अलग अलग रीजन में हमें देखने को मिलता है ना. तो वैसे ही यहां पर भी क्लाउड जो है ना, एक ही रीजन में बर्स्ट करके सारा पानी इसी रीजन में गिर जाएगा. आप खुद सोचो, अगर सारा पानी एक ही रीजन में गिर रहा है तो अचानक एक रीजन में वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ नहीं जाएगा, है ना. तो उसी के कारण ही तो फ्लड्स होते देखने को हमें मिलता है. और क्लाउड बर्स्ट रिफर्स टू एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ रेन. देखो वही चीज मैंने बोला, दैट हैपेंस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, समटाइम्स अकम्पनीड बाय हेल एंड थंडर एज वेल. इनफैक्ट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी इसको डिफाइन करती है दैट ये एक अनएक्सपेक्टेड प्रेसिपिटेशन है, जो क्या कोई भी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन जो क्या 20 से 30 किलोमीटर रेंज के अंदर है, वहां पर ही अराउंड 10 सेंटीमीटर पानी अचानक से विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हो जाता है, विच इज ह्यूज. 10 सेंटीमीटर छोटा नहीं है ना, बहुत ज्यादा होता है. नाउ वेयर डू दे अकर, सवाल ये होता है. देखो ये ज्यादातर जो है ना माउंटेनियस रीजन में, हिली रीजन्स में होता है. अब क्या होता है ना, हिली रीजन्स में अचानक से विंड अपड्राफ्ट बहुत ज्यादा होता है. ये हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है, अगर आप लोगों ने क्लास अटेंड किया है तो अपड्राफ्ट अगर ज्यादा होगा ना, तो वहां पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्मेशंस हो जाएंगे. क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स तो आपको पता है बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं. अब यहां ये होने के कारण जो है रेन, थंडर, लाइटनिंग बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल सकता है, राइट. क्यों? क्योंकि ओरोग्राफिक अपलिफ्टमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है. ओरोग्राफिक अपलिफ्टमेंट होकर ही तो यहां पे इतना ज्यादा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्मेशंस हो गए ना. इसी के कारण एक रीजन में बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, एंड दीज अनस्टेबल क्लाउड्स कॉजेस इंटेंस रेन स्टॉर्म ओवर अ स्मॉल एरिया आफ्टर बिकमिंग हेवी, राइट. तो ये सब चीजें हमें समझ, इसी के कारण बेसिकली देखने को हमें मिलता है हेवी रेनफॉल. नेक्स्ट टोबैको के रिलेटेड है. आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट किया टोबैको टू द यूएसए फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री. नाउ एग्जामिनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आप इसको आराम से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अगर स्टेटस देखें तो इंडिया अनडाउटेडली सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टोबैको का. ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? चाइना. अच्छा, एक्सपोर्ट में भी अगर देख लीजिएगा सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है इंडिया का, राइट. बट फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्ट यहां पे कौन है? ब्राजील. मतलब चाइना के लोग जो है ना टोबैको खुद ही खा जाते हैं बहुत ज्यादा, है ना. एनीवेज, क्लाइमेट अगर देखो कि किस टाइप ऑफ क्लाइमेट में टोबैको उग सकता है, सेमी ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जहां पर 100 से 120 दिन का फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा फ्रॉस्ट वाला क्लाइमेट होने से वो क्रॉप सड़ जाएगा, राइट. नेक्स्ट इज मीडियम रेनफॉल, लोमी सॉइल होना चाहिए, हाई पोटैश एंड आयरन कंटेंट होना चाहिए, राइट. नोडल एजेंसी इसको जो संभालती है वो टोबैको पोर्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है, राइट. जिसमें गुजरात जो है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन इंडिया. ये भी आपको याद रखना है, राइट. तो एनीवेज दोस्तों, आज अब कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं जो कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था. जैसे कल हम लोगों ने परिमाण पोर्टल के बारे में 2 एमसीक्यूज आपको दिए थे, जिसमें दोनों के दोनों यहाँ पे बिल्कुल सही थे. सो सी वॉज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वॉज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में नॉट करेक्ट मैंने पूछा था, तो दिस सी ऑप्शन वॉज द नेगेटिव आंसर, राइट. सो ऑफकोर्स सी इज द करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट इज ड्रैगन फ्रूट के बारे में, ये इंडिजिनस टू चाइना नहीं था, रादर दिस वाज इंडिजिनस टू यूएसए, राइट. तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन गलत हुआ. ये वाला ऑप्शन 1 अगर हटा दो तो आप देख लो कौन आंसर बचा, सी, राइट. तो सी वाज द करेक्ट ऑप्शन सीक्वेंस, जहाँ पे युवराज, हसल बसल, पल्लव, अब्दुल, पौराग ज्योति और गार्गी सब ने यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर दिया है, राइट. आज का क्वेश्चन देखना,
चलो आज के क्वेश्चन को नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिखो दैट यहाँ पे सही आंसर क्या है. विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव द फॉलोइंग रिगार्डिंग द रीसेंट SDG रिपोर्ट 2022 रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस इज नॉट करेक्ट. 2022 SDG index is topped by 3 Nordic countries. India ranked 21 in this, and there is rise in greenhouse gases over the past decade. Pandemic itself has emerged as one of the biggest threat to the several SDGs, right? तो आपको बताना है कौन यहाँ पे मतलब आंसर कौन सा है. Consider the following statement regarding zonal councils. 3 ऑप्शंस दिए हुए. Zonal councils are statutory bodies established under the State Reorganization Act of 1956. यूनियन होम मिनिस्टर जो है ये चेयरमैन है ऑफ द काउंसिल, एंड द रिकमेंडेशंस जो है ये बाइंडिंग है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में. आपको बताना है दैट इन ऑप्शंस में से कौन सा सही ऑप्शन है. नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा. विल वेट फॉर योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Recently, Singalila National Park launches a program that aims to release about 200 red pandas in a period of 5 years. दूसरा है Singalila National Park is located at Odisha. तो आपको बताना है which of the above statement is correct. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 or 2. नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर से लिखिएगा. We'll be waiting for your answers to come up. This was all about the discussion for today's class. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye. Take care and thank you guys. Thank you for listening to the whole video. Thank you very much.